डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें हम हॉब्स, रूसो, लॉक, ग्रीन या मार्क्स को समझते हैं। न उन्होंने राजनीतिक चिंतन का कोई संप्रदाय कायम किया और उन्होंने स्वयं भी कहा था, मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ न ही राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब यह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद के भाषणों और विचारों में राजनीति का जो दर्शन मिलता है वह उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक राजनीतिक चिंतकों से भी कहीं आगे ले जाता है। डॉक्टर वीपी वर्मा के शब्दों में स्वामी विवेकानंद का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके दो कारण हैं। पहला, उनकी शिक्षाओं तथा व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में कुछ नए विचार दिए हैं। आधुनिक भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन के विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए आवश्यक है कि विवेकानंद जी के विचारों का कुछ सार जान लिया जाए और उनके चिंतन की प्रमुख बातों पर विचार किया जाए। पहला जो उन्होंने सिद्धांत दिया वह है राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। हीगल की भांति ही विवेकानंद जी को भी ये विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है और भारत राष्ट्र का जीवन में भी एक प्रधान तत्व है और वह तत्व है धर्म। जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है और अन्य सभी तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। भारत का जो ये महत्वपूर्ण तत्व है भारत राष्ट्र का वह है धर्म। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया। विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया क्योंकि वे ये समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्ता पर ही किया जा सकता है। राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्ता की नींव पर ही किया जा सकता है। उनका मानना था कि अतीत की उपेक्षा करना राष्ट्र के जीवन का ही निषेध करने के समान है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर ही करना होगा। भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर ही करना होगा। विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से धर्म से ही हुई है। धर्म ने भारत में एकता तथा स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया था। जब कभी भी राजनीतिक सत्ता शिथिल और दुर्बल हुई तो धर्म ने उसकी पुनर्स्थापना में योगदान दिया। इसलिए राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक उपदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का अर्थ शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना था। धर्म का अर्थ क्या था? शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना।
ना कि ढोंग, पाखंड, रूढ़ियाँ आदि। वे कहा करते थे कि निरंतर धर्म ही भारतीय जीवन का आधार रहा है, इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से किए जाने चाहिए। अतः राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन है। दूसरी जो विवेकानंद के धार्मिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात है कि विवेकानंद हीगल की तरह ही राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादक थे। राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादक थे। उनके अनुसार भारत को अपने आध्यात्म से पश्चिम को विजित करना होगा। भारत को अपने आध्यात्म से पश्चिम को विजित करना होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, एक बार पुनः भारत को विश्व विजय करनी है और पश्चिम की आध्यात्मिक विजय करनी है। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। उसे अपनी ही धरती पर अपने ही पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी है। यूरोपीयकरण के अंधानुकरण से बचने की सीख दी है। धर्म में विश्वास और कर्म में लगन का मंत्र स्वामी विवेकानंद ने दिया है। स्वामी विवेकानंद तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से दूर और राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहते थे और वे अगर खुलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते तो ब्रिटिश सरकार उन्हें कारागार में बंद कर देती और उसका परिणाम यह होता कि विवेकानंद की शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती और देशवासियों के धार्मिक और नैतिक पुनरुत्थान का जो काम उन्होंने किया उसमें विघ्न पड़ता। तो स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत भारतीयों के धार्मिक और नैतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, उसे धर्म पर आधारित किया और धर्म का अर्थ शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना था। और विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया और राष्ट्रवाद को अपनी ही धरती पर अपने ही पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी और भारत राष्ट्र के लोगों को धर्म में विश्वास और कर्म में लगन का मंत्र दिया। दूसरी जो उनकी राजनीतिक दर्शन से संबंधित अवधारणा है वह है स्वतंत्रता की अवधारणा। जो विवेकानंद जी का स्वतंत्रता विषयक दृष्टिकोण था वह बहुत व्यापक था। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। जीवन, सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त स्वतंत्रता ही है। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, सुख समृद्धि की एकमात्र जीवन, सुख और समृद्धि, क्या जीवन, सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता है। और जिस क्षेत्र में यह स्वतंत्रता नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए और उन संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। स्वतंत्रता को विवेकानंद ने
प्राकृतिक अधिकार माना और यह इच्छा व्यक्त की कि समाज के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ ये है कि हमें अपनी शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाएं और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। विचार की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा कि विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहाँ विचार की स्वतंत्रता का अभाव होता है, वहाँ मनुष्य जाति और राष्ट्र अवनति की ओर चला जाता है। इस प्रकार स्वतंत्रता पर स्वामी विवेकानंद ने अत्यधिक बल दिया, उसे प्राकृतिक अधिकार माना, विचार की स्वतंत्रता को कल्याण की आवश्यक शर्त बताया, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया। तीसरा जो उनका सिद्धांत है राजनीतिक दर्शन से संबंधित, या जो राजनीतिक विचारों में जिसको स्थान मिलता है, वह है शक्ति और निर्भयता का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और स्वामी विवेकानंद के स्वयं के शब्दों में उन्होंने थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। विवेकानंद ने भारतीयों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर सकते। अस्तित्व को कायम रखने के लिए शक्ति और निर्भयता आवश्यक है। शक्ति और निर्भयता के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। भारतवासी जो हैं वो शक्ति और निर्भयता, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं। उन्होंने कहा, शक्ति ही धर्म है और मेरे धर्म का सार शक्ति है, और जो धर्म शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। विवेकानंद ने निर्भयता और निर्भीकता के सिद्धांत को दार्शनिक वेदांत के आधार पर उचित ठहराया और उन्होंने कहा, आत्मबल के आधार पर निर्भीक होकर खड़ा होना अत्याचार और उत्पीड़न का सर्वोत्तम प्रतिकार है। उन्होंने व्यक्ति की गरिमा पर भी बल दिया। उनके अनुसार व्यक्तियों से ही राष्ट्र बनता है, अतः सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा, सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अहम का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य कर दे। तो इस प्रकार राष्ट्र एक समुदाय है और व्यक्ति राष्ट्रीय ढांचे के घटक होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति स्वस्थ, नैतिक और दयालु होंगे तभी वो राष्ट्र सुदृढ़ होगा और शक्तिशाली बनेगा। तो व्यक्ति की गरिमा पर भी जोर दिया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक विश्व में विभिन्न समूहों तथा वर्गों के अधिकारों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है और समाज जो है वो धीरे धीरे अधिकारों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों की सफलता के लिए युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। विवेकानंद जी ने कर्तव्यों का महत्व भी समझाया और कहा कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में ईमानदार हों। जब वे कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में ईमानदार होंगे तो उन्हें अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे
मनुष्य की गरिमा इसी बात में है कि वह सार्वभौम शुभ यानी परम सत्य की सिद्धि हेतु अपना उत्सर्ग करते। उन्होंने निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करने का संदेश दिया। कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में ईमानदार बनने का संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा केवल अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना है, अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए करना है और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पूरा करने हैं। इसके अतिरिक्त समाजवाद से संबंधित विवेकानंद जी के कुछ विचार हैं जिनके आधार पर उन्हें समाजवादी कहा जाता है। डॉक्टर वीपी वर्मा ने कहा है कि विवेकानंद जी को दो अर्थों में समाजवादी कहा जा सकता है। पहला इसलिए कि उन्होंने ये समझा ऐतिहासिक दृष्टि से कि भारतीय इतिहास में दो उच्च जातियों ब्राह्मण और क्षत्रियों का आधिपत्य रहा है और क्षत्रियों ने गरीब जनता का आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया है और ब्राह्मणों ने उन्हें जटिल धार्मिक क्रियाकलापों और अनुष्ठानों के बंधन में जकड़ कर रखा। खुले तौर पर जातिगत उत्पीड़न की भर्त्सना की उन्होंने विवेकानंद जी ने। और दूसरा जो कहा कि विवेकानंद जी को डॉक्टर वीपी वर्मा ने कि विवेकानंद जी को समाजवादी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने देश के सब निवासियों के लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि प्रकृति में असमानता है तो भी सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए। यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिया जाए तो दुर्बलों को सबलों से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। जिसको सहायता की आवश्यकता है उसको अधिक सहायता दी जानी चाहिए। यदि एक ब्राह्मण को एक अध्यापक की आवश्यकता है तो चांडाल को 10 की है, क्योंकि जिसको प्रकृति ने जन्म से सूक्ष्म बुद्धि नहीं दी उसे अधिक सहायता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद की आदर्श राज्य की धारणा भी उनके राजनीतिक विचारों में हम रखी जाती है। उन्होंने कहा कि मानवीय समाज पर 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बारी बारी से राज्य करते हैं। ब्राह्मण पुरोहित ज्ञान के शासन और विज्ञानों की प्रगति के लिए है। क्षत्रिय राज्य क्रूर और अन्यायी होता है और इस काल में कला और सामाजिक शिष्टता उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। उसके बाद वैश्य राज्य आता है। उनमें कुचलने और खून चूसने की मौन शक्ति अत्यंत विष्णु होती है और अंत में आएगा मजदूरों का राज्य। उसका लाभ होगा भौतिक सुखों का समान वितरण और उससे हानि होगी सभ्यता का निम्न स्तर पर गिर जाना। साधारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा परंतु असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति कम होते जाएंगे। विवेकानंद जी के अनुसार यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके तो वह आदर्श राज्य होगा। यानी ब्राह्मण काल, क्षत्रिय काल, वैश्य काल और शूद्र काल, चारों की जो अच्छाइयाँ शामिल कर दी जाएं जिसमें और ऐसा राज्य स्थापित कर दिया जाए वह आदर्श राज्य होगा। स्वामी विवेकानंद के विचार अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। स्वामी विवेकानंद उग्र राष्ट्रवादी होने की बजाय अंतर्राष्ट्रवादी थे और उनके अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व बंधुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद के समाप्त होने के बाद कहा गया था कि जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे, वहां केवल विवेकानंद ने ही
सबके ईश्वर की बात की। विवेकानंद ने सबके ईश्वर की बात की। वे मानव मानव के भेद को अस्वीकार करते थे। वे हिंदू धर्म और भारत से असीम प्यार करते थे, किंतु अन्य राष्ट्र से उन्हें घृणा नहीं थी। उन्होंने स्वयं ने कहा था, निसंदेह मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि अधिक निर्मल होती जाती है। हमारे लिए भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है, हम तो ईश्वर के सेवक हैं। हम तो ईश्वर के सेवक हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। जड़ में पानी देने वाला सारे वृक्ष को क्या जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता। यानी उनका मानववाद में विश्वास था। वे मानव मानव के भेद को अस्वीकार करते थे। वह सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातों में विश्वास करते थे और वे सबके ईश्वर की बात करते थे, परम सत्य की बात करते थे और विश्व बंधुत्व और मानववाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास करते थे। धन्यवाद। यही है स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का सार।